गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम सेकंड चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कि अब मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन होगा और हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला लिखा था हमने, इस फॉर्मूले में क्या है कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होती थी और मुझे फाइंड करना होता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस फॉर्मूले में क्या है कि इफ़ वी आर गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड देन वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो मुझे इसका उल्टा करना है कि मुझे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूले से जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in an electric field, between 2 points in an electric field, is given by तो हम किस फॉर्मूले से देते हैं, तो ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने चलो मैं यहाँ डी वी ले देता हूँ, डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और पोटेंशियल डिफरेंस तो ये इंटीग्रेशन, इसलिए तुम्हारा डी वी का वी बन जाता है ना, ऐसा कुछ। और किसी भी दो पॉइंट्स की बात कर सकते हैं हम लोग, हमारे तो 1 से 2 की बात कर रहे हैं या इन्फिनिटी से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वैसा कुछ। तो इसका फिगर कैसा ले सकते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास कुछ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है, ये बहुत ही पास है, मैंने तो इतना दूर दिखाया थोड़ा सा 3D या फिगर क्लियर हो। किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इस वाली डायरेक्शन में, और ये जो मेरा डी आर वेक्टर है ये मैंने इतना बड़ा सा दिखाया, ये छोटा सा ही रहेगा। तो ये थोड़ी जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है ये मेरी पास है, किस लिए पास है कि थोड़ा डी आर वेक्टर काफ़ी स्मॉल लेना है। पोटेंशियल सरफेस हमारे इनके बीच एंगल थीटा है, हमने ये अज्यूम कर लिया कि इनके बीच एंगल कितना है, थीटा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ई वेक्टर, यहाँ पे डॉट ये जो डी आर वेक्टर है, दिस कैन बी रिटन एज, अगर मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ तो ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर कॉस थीटा, है ना, माइनस ऑफ ई डी आर कॉस थीटा। ये जो इन दोनों सरफेसेस के बीच ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, ये जो दो इक्विटल सरफेस दी ना मैंने 1 और 2, इनके बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, ये दोनों सरफेसेस मेरी बहुत ही पास है। ये सारी मैंने मान लिया है कि ये सब मेरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, और इन दोनों सरफेसेस के बीच ये जो स्मॉल सा पोटेंशियल सा डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा माइनस ऑफ ई डी आर कॉस थीटा। ई वेक्टर और डॉट ये जो डी आर वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, तो वो हमें पता है कि वो होता है ए बी कॉस थीटा। तो उसी लॉजिक की हेल्प से ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसको मैं अगर ऐसे अरेंज कर दूँ, इसको अगर मैं ऐसे अरेंज कर दूँ, तो हम पाप तो कर नहीं रहे कि डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ ई कॉस थीटा एक साथ ले लिया इंटू डी आर। तो यहाँ से वी कैन फाइंड ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा क्या आएगा, ई कॉस थीटा आएगा माइनस ऑफ डी वी बाय डी आर। एंड व्हाट इज ई कॉस थीटा, व्हाट इज ई कॉस थीटा, ये ई कॉस थीटा है क्या, ई कॉस थीटा बेसिकली हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डी आर वेक्टर के ऊपर कंपोनेंट है या प्रोजेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ई वेक्टर का डी आर वेक्टर के ऊपर, है ना, कंपोनेंट है, ये बोल सकते हैं हम लोग, है ना। व्हाट इज ई कॉस थीटा, तो ई कॉस थीटा इज बेसिकली कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in the direction of dr वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का dr वेक्टर के ऊपर ये कंपोनेंट है। होपफुली इतना सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। लेकिन अब मुझे यहाँ पर लिखनी है कि यहाँ पे एक्स वाई और जेड के है ना टर्म में लिखनी है, ई वेक्टर और डी आर वेक्टर इन टर्म्स ऑफ है ना कंपोनेंट्स इन now writing E vector and dr vector in terms of their components along x, y and z एक्सेस। मैं क्या कर रहा हूँ अब इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो मेरा स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट है डी आर वैक्टर, ई वैक्टर और डी आर वैक्टर को अब मैं है ना यहाँ पर 3D में लिख रहा हूँ, मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिख रहा हूँ, है ना 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि एक्स वाई और जेड के टर्म में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर ई वैक्टर को लिख सकता हूँ ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अगर मैंने यहाँ पर मैंने एक्स वाई और जेड कुछ एक्सेस मान ली तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली ऐसे कुछ यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। और डी आर वैक्टर जो है इसको हम लोग कर सकते हैं डिफाइन ऐसे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, इस टर्म में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड। और ई वेक्टर और डी आर वेक्टर को हम लोग ऐसे यहाँ पर एक्स वाई और जेड एक्सेस के अलॉन्ग उनके कंपोनेंट्स के फॉर्म में ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। इतना सबको समझ में आ गया होपफुली। तो अब मैं यहाँ से मैं अगर निकालूँ कि यहाँ से अब यहाँ पर से अपना माइनस डी वी कितना आएगा, यहाँ से अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। तो माइनस ये डी वी यहाँ ले लिया, ये क्या आएगा तुम्हारा ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। इस फॉर्म में लिख रहा हूँ तो ये आएगा माइनस डी वी इक्वल टू ये आएगा तुम्हारा ई एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई वाई इंटू डी वाई प्लस ई जेड इंटू डी जेड। होपफुली सबको यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट लेना आता होगा ना। आई कैप का कोफिशिएंट का आई कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन, जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका जे कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन और के कैप का कोफिशिएंट का के कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ जाएगा मेरा माइनस डी वी की वैल्यू। होपफुली इतना सबको समझ में आ गया। अब मैं अगर मान लेता हूँ कि यहाँ पर अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब कि वाई और जेड मेरा क्या है जीरो है, ठीक है, वाई और जेड मेरा जीरो है और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो वो लिख देते हैं सपोज द डिस्प्लेसमेंट is along या फिर पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। हमने सपोज कर लिया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इट मीन्स कि वाई और जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि सो डी वाई इक्वल टू डी जेड विल बी इक्वल टू जीरो। उसका मतलब है कि ये डी वाई और डी जेड मेरा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अगर ऐसा मैं सपोज कर लिया तो वो फाइनल इक्वेशन क्या होगी, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि डी वी होगा ई एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ से वी कैन फाइंड ई एक्स एज माइनस डी वी बाई डी एक्स। लेकिन ये तब है जब वाई और जेड मेरे क्या है जीरो है। ये तब आ रहा है वैल्यू जब मेरे वाई और जेड क्या है मेरा जीरो है बेसिकली, है ना। ये तब आ रहा है, ये मैंने इसलिए मार्क कर रखा है कि यहाँ पर हमने क्या किया है एक्स वाई और जेड के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है ना। नहीं सॉरी, यहाँ पर डी वाई और डी जेड जीरो है, डी वाई डी जेड, या फिर यहाँ पर वाई और जेड मेरे ये कांस्टेंट्स हैं, ये कांस्टेंट हो जाएगी वैल्यू। मतलब कि v को हमें सिर्फ और सिर्फ जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो v के फंक्शन में अगर y और z लिख के आ रहा है तो y z को हम कैसा ट्रीट करेंगे, y और z को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे dy और dz जीरो लिया है ना। तो इसको और इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर तुमने सुना हो, इसी टर्म को बोलते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसको हम लोग फाइनली ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि ई एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये डेल वी बाय डेल एक्स। ये ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या है कि जब मैं इस v को डिफरेंशिएट करूंगा ना x के रिस्पेक्ट में, तो अगर इस v में x के अलावा अगर और भी वेरिएबल आए
अगर और भी वेरिएबल आए लेकिन इस ऑपरेटर के लिए, ये जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर के लिए सिर्फ x ही मेरा वेरिएबल होगा। v में अगर x आएगा तो सिर्फ x वेरिएबल है और बाकी वेरिएबल्स एज अ कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। बाकी वेरिएबल्स मतलब क्या कि y और z, ठीक है। पर इसके लिए ex फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ x के रिस्पेक्ट में ही करना है डिफरेंशिएट और y और z को कांस्टेंट मान के चलना है। इसको बोलते हैं लोग पार्शियल, है ना, पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है, या फिर डो ऑपरेटर या फिर डेल ऑपरेटर। इसको हम लोग ऐसे रेट करते हैं कि यहाँ पे डेल v बाय ये डेल x, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है, होपफुली ये सबको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ना, तो सिमिलरली हम ई वाई निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, माइनस ऑफ ये डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड ई जेड निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल जेड। ई वाई आएगा डेल वी अपॉन डेल वाई, है ना, माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई, और ई जेड आएगा माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल जेड। हम ऐसे ये अलग अलग फाइंड कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अलग कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई एक्सिस के और अलग कंपोनेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड एक्सिस के अलॉन्ग अलग कंपोनेंट, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। होपफुली इतना सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा ना। ये मैं पूरा पोर्शन रब कर देता हूँ और कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं सॉल्व। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो किसी भी एक रीजन में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली गिवन हो, सॉरी ना, फाइंड नहीं करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है किसी एक रीजन में और उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो ये मेथड है। हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट अलग फाइंड करेंगे, वाई कंपोनेंट अलग फाइंड करेंगे और हम z कंपोनेंट अलग हम फाइंड करेंगे, और फिर फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म हमें मिल जाएगा। और एक प्रॉब्लम से हमें ये और अच्छे से समझ आएगा कि बेसिकली हमें करना क्या है। लिखते हैं एक प्रॉब्लम। द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट, द पोटेंशियल of a point is given by v equal to x into y square minus 4x square. Calculate the Cartesian components of electric field at that point. Calculate दी, है ना, कार्टेशियन मतलब कि एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स, components of the electric field, Cartesian components of the electric field at that point। तो ये सॉल्व करते हैं ना, ये सॉल्व करेंगे और हमें जो हमने आज कॉन्सेप्ट सीखा है वो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसको ट्राई करते हैं, सबको वीडियो पॉज करके ट्राई करना है। देखो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो सॉल्यूशन में यू हैव टू फाइंड ई वेक्टर। तो ई वेक्टर जो होगा वो इस फॉर्मेट का आएगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड, है ना, के कैप। अब हम लोग ई एक्स अलग फाइंड करेंगे, ई वाई अलग फाइंड करेंगे और ई जेड अलग से फाइंड करेंगे, है ना। ये जो कार्टेशियन कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वो हमें अलग अलग से फाइंड करने हैं। तो ई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, माइनस साइन, ये हो गया ऑपरेटर डेल अपॉन डेल एक्स, और v की वैल्यू क्या दी है, तो x को अंदर भेज सकते हैं, ये दी है मैं एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। अगर मैंने ये x को अंदर भेज दिया ब्रैकेट के अंदर तो x इंटू वाई स्क्वायर और माइनस 4x क्यूब ये दिया है। अब सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पर मुझे इस पूरे फंक्शन को इस x के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, मतलब कि इस फंक्शन में कहीं पर भी x लिखा है तो वो वेरिएबल है और उसके अलावा जो लिखा है वो सब कांस्टेंट है। इट मीन्स कि ये y क्या है, y इस ऑपरेटर के लिए कांस्टेंट है, y क्या है, इस ऑपरेटर के लिए कांस्टेंट है। तो जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो ये तो हो गया माइनस साइन, वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट, इसको बाहर रखा है ऐसे ही, इसको नहीं छेड़ना है, और x को किया डिफरेंशिएट तो क्या आएगा 1, x का बताओ क्या आता है डिफरेंशिएशन 1 आता है ना, और फिर ये माइनस साइन, 4 तो कांस्टेंट है, x क्यूब का क्या डिफरेंशिएट तो वो आएगा 3x स्क्वायर, x क्यूब का क्या होता है डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएशन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया, अगर किसी को याद नहीं हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। इस x के लिए और इस x क्यूब के लिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैंने ये यूज़ किया है, ठीक है। इसको अरेंज कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये ई एक्स आ जाएगा फाइनली, ये माइनस सन में अंदर भेज देता हूँ, ये आएगा 4 3 12x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा आएगा ई एक्स। होपफुली सबको यहाँ क्लियर हो गया, ये आ गया मेरा ई एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट उस पॉइंट पे। y कंपोनेंट निकालना है तो फॉर्मूला होता है डेल वी अपॉन डेल वाई, तो माइनस ऑफ ये डेल अपॉन डेल वाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, ये लिखा है। सॉल्व करते हैं, माइनस साइन ये आया। इस केस में y यहाँ लिखा है तो y सिर्फ होगा वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट है, तो इसमें कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, तो कांस्टेंट को ऐसे ही रखा और ये जो वेरिएबल है उसका होगा डिफरेंशिएशन 2y, y का 2y उसी फॉर्मूले से, माइनस ये पूरा कांस्टेंट है इस ऑपरेटर के लिए, ये टर्म पूरा कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट है और इसके लिए x भी कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये मेरा पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, मतलब कि ये जो y है ना तो वही लेग की वेरिएबल है, इट मीन्स कि x मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होगा डिफरेंशिएशन 0, अरेंज करने पर आएगा माइनस 2xy, इट मीन्स कि ई वाई की वैल्यू आ रही है माइनस 2xy, ये हो गया ई वाई, ये हो गया ई एक्स, ठीक है। अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ई जेड भी फाइंड कर सकते हैं। ई जेड का फॉर्मूला क्या होगा, ई जेड का वो होगा माइनस ऑफ ये डेल वी अपॉन डेल जेड, तो ई जेड आ जाएगा मेरा माइनस ऑफ डेल बाय ये डेल जेड ऑफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। अच्छा हमें दिख रहा है इस फंक्शन में कहीं पर भी z नहीं है, कहीं पर भी z नहीं है, मतलब दोनों टर्म इस ऑपरेटर के लिए दोनों टर्म्स मेरे कांस्टेंट हैं, तो Ez कितना आने वाला है 0, कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0 होता है। होपफुली इतना सबको क्लियर हो गया होगा। इसको देख लेते हैं, कुछ अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो एक बार देख लो, चेक कर लो, ठीक है ना, कि सब कुछ यहाँ पे परफेक्टली मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ई एक्स आ रहा है 12x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ई वाई आ रहा है माइनस 2xy और ई जेड यहाँ पर 0 आ रहा है। इतना समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉब्लम और देखते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अभी, है ना, 2-4 इसी टाइप की, तो अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम से हमें सब कुछ क्लियर हो गया और इसी टाइप की प्रॉब्लम आती है। अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा ना उसमें ऐसी टाइप की प्रॉब्लम होगी, बस अलग अलग फंक्शंस होंगे, v के फंक्शंस होंगे और v का फंक्शन देख के तुम्हें E निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और प्रोसेस यही है जो मैंने सिखाया अभी। तो अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन electric field if the potential of this field depend upon x and y coordinates, x and y coordinates as यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन दिया है ना v इक्वल टू
ए कोई मेरा कांस्टेंट है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सेकंड फंक्शन दिया है v इक्वल टू ए एक्स वाई, वी इक्वल टू ए एक्स वाई। ये दोनों ही अब ट्राई करने हैं, इन दोनों को ही हम लोग ट्राई करेंगे कि अगर ये कोऑर्डिनेट्स हमें दिए, नहीं ये हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ई वेक्टर फाइंड करना है हमें यहाँ पे ई वेक्टर फाइंड करना है। हमें ये ई वेक्टर फाइंड करना है। तो होपफुली ये सबने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। अगर ट्राई नहीं किया तो अभी वीडियो पॉज करके ट्राई करना है। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। वो फर्स्ट लेके चलते हैं। फर्स्ट वाले में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, ये v इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे ई एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट, ठीक है। ई एक्स फाइंड करेंगे, ई वाई फाइंड करेंगे, तभी हम ई वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो ई एक्स क्या आएगा माइनस ऑफ ये डेल अपॉन डेल एक्स, और v की वैल्यू क्या है ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर। इस वाले ऑपरेटर के लिए ओनली एक्स इज वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट है, मतलब कि ये टर्म कांस्टेंट है। तो सॉल्व करने पर ये तो हमारा यहाँ पर माइनस वन कॉपी कर लिया, ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का होगा 2x माइनस ये पूरा कांस्टेंट तो ये होगा 0। तो सॉल्व करने पर आएगा माइनस 2ax, ई एक्स आ जाएगा माइनस 2ax। सिमिलरली वी कैन फाइंड ई वाई का फॉर्मूला होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल वाई ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर, ये फंक्शन है हमारा, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे। तो उसको सॉल्व करते हैं। ये वाला टर्म इसके लिए हो गया कांस्टेंट, है ना, इस ऑपरेटर के लिए ये पूरा टर्म हो गया कांस्टेंट, क्योंकि सिर्फ वाई वेरिएबल है, बाकी सब यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो माइनस एज इट इज आ गया, ये 0 और माइनस ये होगा 2ay, ए कांस्टेंट है और वाई स्क्वायर का 2y, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y। तो सॉल्व करने पर यह आएगा हमारा 2ay, माइनस माइनस प्लस हो गया। इट मीन्स कि ई वेक्टर क्या होगा, हमें चाहिए कि ई वेक्टर क्या होगा। तो ई वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के का। अच्छा, यहाँ पर ई जेड निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जेड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जेड पर नहीं डिपेंड कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो ये यहाँ पर अपने डी जेड के लिए, है ना, यहाँ पर डेल जेड के लिए ये दोनों टर्म्स मेरे कांस्टेंट हो जाएंगे, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। तो जेड वाला तो 0 ही हो गया। तो यहाँ पे ई एक्स की लगते हैं वैल्यू, ई एक्स की वैल्यू पुट की तो वो आ गई तुम्हारी माइनस 2ax, तो माइनस 2ax आई कैप, और प्लस ई वाई पुट किया तो 2ay जे कैप, या फिर अगर मैं 2a कॉमन निकाल लूँ तो ये आएगा मेरा y जे कैप माइनस x आई कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर को, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया मेरा बेसिकली। होपफुली इतना सबको क्लियर हुआ होगा। इसको देख लो एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाला अब हर स्टूडेंट को ट्राई करना है, सबका आंसर अब आना चाहिए। देखो मैच कराओ मेरे आंसर से। v हमें गिवन है axy, तो पहले मैं फाइंड करता हूँ ई एक्स कितना होगा। तो ये होगा माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स, या फिर माइनस ऑफ ए वाई आ जाएगा। इसको करेंगे डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ए वाई तो कांस्टेंट है, माइनस साइन तो ये है, एक्स का आएगा 1 डिफरेंशिएशन, तो सिर्फ आएगा ए वाई। सिमिलरली ई वाई कितना आएगा, तो आएगा माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स, और करेंगे डिफरेंशिएट तो आएगा माइनस ए एक्स। तो ई वेक्टर क्या आएगा, ई वेक्टर आएगा ई एक्स आई कैप, ई एक्स आई कैप और प्लस ई वाई कितना माइनस ए एक्स जे कैप। ये आएगा हमारा फाइनल आंसर, है ना। इसमें डिफरेंशिएशन इजी था इसलिए ये जल्दी सॉल्व हो गया है। इसमें डिफरेंशिएशन इजी था तो ये जल्दी सॉल्व हो गया है। तो ये सबको पूरा सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी।
ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्लियर हो रहा है, इसको नोट करना है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो सबकी प्रैक्टिस के लिए एक और देख लेते हैं प्रॉब्लम। तो एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, या पहले आसान सी। तो इफ v इज इक्वल टू, अपने स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इफ v इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस z देन फाइंड e वेक्टर। तो बताना e वेक्टर क्या होगा ना, ये सॉल्व करते हैं। इफ v इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस z देन वी हैव टू फाइंड e वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो इसे सबको ट्राई करना है, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग ex क्या होगा, वो होगा माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स। तो माइनस ऑफ, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ उसको डिफ्रेंशिएट, 2x का तो 2 आएगा, 3y का तो 0 आएगा, z का भी 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि इस ऑपरेटर के लिए ये देखो यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल है, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। तो ex आने वाला है यहाँ पर -2। तो x एक्सिस के अलाउंग मैग्नीट्यूड ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और डायरेक्शन होगी नेगेटिव x एक्सिस। इसका मतलब ये सिंपल सा है ना। अब नाउ वी विल फाइंड ey, ये होगा डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई। तो मैं डायरेक्टली यहाँ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो 0 प्लस 3 माइनस 0, तो ये आंसर आएगा तुम्हारा ई वाई का -3। सिमिलरली वी कैन फाइंड ई जेड कितना आएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, तो आएगा माइनस ऑफ 0 प्लस 0 -1। तो यहाँ पे ई जेड आ जाएगा माइनस माइनस ये +1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ होल क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ होल आने वाला है -2i कैप, मतलब EXi कैप प्लस EYj कैप, तो -3j कैप और प्लस EZk कैप, मतलब कि 1k कैप। अरेंज कर लेंगे तो ये फाइनली ऐसा कुछ दिखाई देगा, -2i कैप -3j कैप प्लस k कैप, हम ऐसा लिख सकते हैं ना। होपफुली इतना सबको समझ में आया होगा, -2i कैप -3j कैप और प्लस k कैप। और अब तो परफेक्टली सब कुछ समझ में आ गया है कि फाइनली अगर मैं v दिया तो e कैसे निकालना है। ठीक है, अब एक स्टोरी वाली प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना, कि इसमें एक स्टोरी आ जाए। ठीक है, कुछ कहानी लेते हैं, स्टोरी लेते हैं। वैसे तो मैं अलग अलग फंक्शन देता रहूँगा, तुम अब तो तुम डिफरेंशिएट भी करते रहोगे, तो अब और ज़्यादा नहीं, बस ये लास्ट प्रॉब्लम है इस टॉपिक पर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। लिखते हैं स्टोरी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in a region is given as v equal to 1 by x plus 1 by y minus 2yz। v is equal to 1 by x plus 1 by y minus सॉरी ये प्लस 2 बाई जेड दिया है, तो प्लस 2 बाई जेड लेते हैं ना। ये तुम्हारा दिया है इन वोल्ट्स, ऐसा ही सिस्टम है यूनिट दिया, मतलब ठीक है। अ पार्टिकल
of a particle has charge, a particle has charge q is equal to, हमें चार्ज दिया है पार्टिकल का 10⁻⁻12 कूलम चार्ज दिया है पार्टिकल का, एंड मास, हमें मास भी दिया पार्टिकल का, एंड मास m इज इक्वल टू, इस मास की वैल्यू हमें गिवन है 10⁻⁹ ग्राम, 10⁻⁻⁹ ग्राम, एंड मास 10⁻⁹ ग्राम, and is constrained to move in xy plane। ये सिर्फ जो पार्टिकल है वो सिर्फ xy प्लेन में मूव कर सकता है, इसको दिमाग में रखना है ना, xy प्लेन में मूव कर सकता है ना, constrained to move in xy plane। Find the initial acceleration of the particle, find the initial acceleration of the particle if it is released at 1,1,1 at 1,1,1 मीटर। इसमें ध्यान रखना है कि ये x, y and z आर इन मीटर्स है ना, x, y and z आर इन मीटर्स है ना, सब कुछ ऐसे सिस्टम में। तो बताना है कि हमें इनिशियल एक्सेलेरेशन बताना है ना, अगर इस पॉइंट से रिलीज किया है, ये सॉल्व करना है, ये सबको ट्राई करना है, वीडियो पॉज करके ट्राई करना है। मैं इसको अभी से सॉल्व कर देता हूँ, बहुत ही है तो आसान सा सवाल, फिर भी देखो यहाँ पर अब पहले ये कि अब लॉजिक क्या बनाने वाला है। अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए किसी भी पार्टिकल पे और इस पार्टिकल पे चार्ज है और मास है, तो एक्सेलरेशन जो यहाँ पे होगा वो होगा बेसिकली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सेलरेशन क्यों होगा? तो एक्सेलरेशन होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम लोग निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। क्या होगा फॉर्मूला? ये आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। ये हमने लॉजिक बना लिया पहले कि कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि पार्टिकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन में मूव कर सकता है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वो कंपोनेंट्स चाहिए जो एक्स और वाई प्लेन में है ना, हमें जेड वाला अब कंपोनेंट नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल को हमने ऐसे फिक्स कर रखा है, उसमें ऐसा हमने कुछ कंस्ट्रेंट लगा रखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही चल सकता है ना, चाहे उस पर जेड एक्सिस के ऊपर फोर्स क्यों ना उस पार्टिकल पर वो जेड पर मूव नहीं कर सकता है ना। कुछ मैंने हिंज कर दिया, बांध कुछ भी कर दिया, हमें उस मैकेनिकल अरेंजमेंट पे नहीं पढ़ना है, वो ध्यान रखना है। क्या मैकेनिकल अरेंजमेंट है वो उस पर हमें नहीं सोचना है, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड ई वेक्टर। ई वेक्टर फाइंड करेंगे, तो उसके लिए मुझे फाइंड करना होगा ई एक्स, क्योंकि मुझे वी दिया है, वी से ई निकालने का यही तरीका है ना, अलग अलग कंपोनेंट फाइंड करना। तो ई एक्स क्या होगा? वो होगा माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स सॉल्व करेंगे तो 1/x का आएगा, यहाँ डिफरेंशिएशन करना है तो आएगा -1/x²। 1/x का क्या आएगा डिफरेंशिएशन? -1/x² डिफरेंशिएशन है ना, और y और z का तो 0 हो जाएगा, तो आएगा सिंपल सा 1/x² माइनस प्लस, और ई वाई निकालेंगे तो माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई, तो आएगा -1/y², तो ये हो जाएगा 1/y²। अच्छा, यहाँ पर EZ हम फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड EZ, बट वो कोई काम का नहीं है। EZ फाइंड कर सकते हैं बट वो कोई काम का नहीं है। क्यों नहीं काम का समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे XY प्लेन में ही पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हम लोग निकालेंगे E वेक्टर इन XY प्लेन। हम सिर्फ XY प्लेन की बात करेंगे, और कब और किस पॉइंट पे बात करेंगे? एट 1,1,1 पे। तो E वेक्टर एट 1,1,1 क्या आएगा XY प्लेन पे? तो यहाँ पे x पे भी 1 पुट किया, y पे भी 1 पुट किया, तो आएगा बेसिकली i कैप प्लस j कैप बोल सकते हैं। क्या आएगा मेरा? बेसिकली i कैप प्लस
जे कैप, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स पे भी 1 पुट किया, वाई पे भी 1 पुट किया, तो 1/1 स्क्वायर तो 1 हो गया, और 1/1 स्क्वायर तो 1 हो गया। तो फिर ए कितना आएगा, देयरफॉर एक्सेलरेशन ए वेक्टर तो वो होगा क्यू ई वेक्टर बाय एम। डेटा पुट करते हैं, क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 10⁻⁻12 कूलम, और ई वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस ये जे कैप अपॉन एम गिवन है। एम कितना गिवन है, 10⁻, यहाँ 9 ग्राम गिवन है, ग्राम से हम केजी में चेंज करेंगे तो 10⁻12 आएगा, है ना। तो ये कैंसिल आउट हो गया तुम्हारा, और यहाँ से ए वेक्टर आ गया फिर मेरा आई कैप प्लस जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल पूछ रहा हूँ तो इसलिए मैंने वो इंस्टेंट पुट किया है ना, जिस इंस्टेंट पे उसको रिलीज किया वो इंस्टेंट इसलिए मैंने यहाँ पुट किया है, ठीक है। कि बेसिकली वो पोजीशन बोल सकते हैं, इंस्टेंट नहीं बोल सकते, है ना। हमने जब उसको रिलीज किया है उस इंस्टेंट पे इस पोजीशन पे क्या होगा एक्सेलरेशन, ए वेक्टर होगा आई कैप प्लस जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, तो कितना आएगा √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड आने वाला है √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होपफुली ये सबको क्लियर हो गया होगा, एक बार देख लो उसको, फिर रब करके आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया, ये टॉपिक भी सबको यहाँ पे समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब हम लोग इस चैप्टर के अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। इस चैप्टर का अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पहले ये टॉपिक भी ख़त्म कर लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर स्फीयर के लिए कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे, बेसिकली उस टाइप की प्रॉब्लम्स। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे जो यहाँ पर ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में एग्जाम्स में आती हैं ना। तो यहाँ पर इस टॉपिक पे अगर आते हैं तो यहाँ पर तुम्हें ध्यान से सुनना है कि बहुत सारी बुक्स में ना ये चैप्टर इस टॉपिक से शुरू करता है, पर मैंने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो अब हम ये सीखने वाले हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले पढ़ा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पहले पढ़ी, क्योंकि दोनों के बीच रिलेशन है। दोनों के बीच क्या है, रिलेशन है, ये ध्यान रखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम पहले वर्क पावर एनर्जी पे जाते हैं, इन वर्क पावर एनर्जी इस चैप्टर पे जाते हैं। ये चैप्टर मैंने स्टैंडर्ड 11th में पढ़ा था। इस चैप्टर में मैंने पोटेंशियल एनर्जी की लिखी थी, यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी थी बताओ, डेफिनेशन कि वर्क डन बाय चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये होता है तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स। कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कंजर्वेटिव फोर्स वर्क यहाँ करता है, ठीक है, तभी उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई चीज़ होती है। पहली बात ये कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उन सिचुएशंस पे एग्जिस्ट करती है जहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो, जहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा हो, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो। और हमने वहाँ पे ये सीखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। हमने सीखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसलिए हम पढ़ सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये टर्म सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है अभी तो, है ना, ये एकदम जनरलाइज्ड फॉर्म है। ये बेसिकली इसको बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइंड नहीं है, चेंज डिफाइंड है हमेशा, क्योंकि ये रेफरेंस पर डिपेंड करता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा कंजर्वेटिव फोर्स हमने वहीं पर ही पढ़ा था, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इसलिए क्या होती है,
स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर थर्ड होता है हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, या फिर सिंपली इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, या कोलम्बियन फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब भी ये तीन फोर्सेस जब भी हमारे सिस्टम में वर्क, हम लाइक सिस्टम में अगर वर्क यहाँ करते हैं तो सिस्टम में कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए यहाँ पे 3 टाइप्स की पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे सिलेबस में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये सब फोर्सेस मेरे क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। और ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला है तो यहां पर क्या होगा इन दिस चैप्टर, हम लोग ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या है तुम्हारा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये तुम्हारा क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हम यहाँ पे जो भी 2 पॉइंट्स के लिए निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी 1 से 2 के लिए निकाल रहे हैं, तो फिर वर्क हम कहाँ से कहाँ कर रहे हैं किसी भी एक चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम 1 to 2 ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं इन्फिनिटी को मैंने अगर यहाँ रेफरेंस मान लिया तो यहाँ पे हम लोग यू लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ डेल्टा यू में एक होगा इन्फिनिटी, वो रेफरेंस है, और रेफरेंस पे क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है ना। ये तो तुम्हारा फिर हो गया जनरलाइज्ड यहाँ डेफिनेशन, ये तुम्हारी क्या है, ठीक है, सबसे जनरल फॉर्म है, सबसे ये जनरल फॉर्म है। अगर यहाँ पर इन्फिनिटी को रेफरेंस मान लिया कि इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट पे किसी भी एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में किसी भी एक सिस्टम की, किसी भी एक अरेंजमेंट की, तो वहाँ पे यू क्या होगा, यू होगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अरेंजिंग दैट सिस्टम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट स्पेस या रीजन जहाँ पे हमने उसको अरेंज कर रखा है ना। तो वो होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अगर हम लोग इन्फिनिटी को रेफरेंस लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे डेल्टा यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेल्टा यू में एक यू तुम्हारा 0 हो जाएगा ना, इन्फिनिटी को अगर हमने रेफरेंस लिया है, नहीं जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में किया था। ये सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे रिलेशन निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो रिलेशन लिखना है। तो इतना नोट करो पहले, फिर मैं बताने वाला हूँ कि वो कैसे लिखेंगे रिलेशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दो कि हम जो भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, जो भी चार्जेस मूव कर रहे हैं, उसमें चार्जेस को यहाँ स्लोली मूव कर रहे हैं, तो स्लोली मूव कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वर्क एक्सटर्नल एजेंट भी करेगा। और हमें पता है कि यहाँ नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। बस ये ध्यान रखना है कि स्लोली मूव करना है। तो तुम अगर ये भी लिख दोगे फॉर्मूले में तो इसमें कुछ गलती नहीं है अपनी, ये सही है अपना। बस कंडीशन क्या है कि सब कुछ स्लोली होना चाहिए। स्लोली का मतलब क्या है कि एट एवरी इंस्टेंट हमारे चार्ज पार्टिकल पर, हम जिस चार्ज पार्टिकल को मूव कर रहे हैं, जिस भी चार्ज पार्टिकल को मूव कर रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट टू अदर पॉइंट, उस चार्ज पार्टिकल पर जो भी यहाँ पे नेट फोर्स होगा, हर इंस्टेंट पे वो नेट फोर्स 0 होगा, हर इंस्टेंट पे वो नेट फोर्स 0 होगा। होपफुली इतना सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये तुम्हारा आज की क्लास में हमने ये बेसिक स्टार्ट किया, ये तुम्हें एक आइडिया दिया। मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम लोग अगली क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि आज का टाइम हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, पहले ये आइडिया दिया, इतना ही, अगली क्लास में मिलता है।